आज हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प पिटारा है। ये करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के सवालों का एक संग्रह है जो हमें दुनिया भर में हो रही कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की एक झलक देगा। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर खेल के मैदानों तक और वैज्ञानिक खोजों से लेकर सरकारी पहलों तक। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ सही उत्तर नहीं जानेंगे, बल्कि हर सवाल के पीछे की जो कहानी है और उसका महत्व है उसे भी समझेंगे। सही। ये तथ्य आपस में कैसे जुड़े हैं और ये एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं, चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। तो पहला सवाल, चलिए पत्रकारिता की दुनिया से ही उठाते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 है, उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? इसके विकल्प थे डेनमार्क, एस्टोनिया, नॉर्वे और नीदरलैंड। और सही जवाब है नॉर्वे। ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है नॉर्वे की निरंतरता। निरंतरता। हाँ, ये देश कई सालों से इस सूची में सबसे ऊपर है, जो वहाँ मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति एक बहुत मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। अच्छा। ये इंडेक्स RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है और ये दुनिया भर में लोकतंत्र के स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है। और हमारे स्रोतों में भारत की रैंकिंग का भी जिक्र है, जो कुछ खास अच्छी नहीं है। हाँ, 159 से 161 के आसपास बताई गई है, जो यहाँ की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। ये पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ा है। CSIR यानी CSIOR का सतत पैकेजिंग पर एक राष्ट्रीय मिशन है। हाँ, सस्टेनेबल पैकेजिंग। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है नेट जीरो नवाचार हासिल करना। तो इस मिशन का समन्वय कौन सा संस्थान कर रहा है? और इसका सही उत्तर है CSIR NIST, जो तिरुवनंतपुरम में है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक के विकल्प खोजना। प्लास्टिक के विकल्प, सही। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। और CSIR तो वैसे भी भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। बिल्कुल। तो इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए वो एक स्वाभाविक विकल्प है। अब चलते हैं भारत के एक अनोखे राज्य की ओर। भारत का जो अग्रणी जैविक मत्स्य पालन समूह है, वो किस राज्य के सोरेंग जिले में चल रहा है? और ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम। हाँ, सिक्किम की कहानी वाकई में बहुत खास है। ये भारत का पहला और एकमात्र, आप कह सकती हैं कि पूर्णतः जैविक राज्य है। जैविक राज्य मतलब वहाँ कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल। वहाँ कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के की जाती हैं। और जैविक मत्स्य पालन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अच्छा, तो मछलियों को भी? मछलियों को प्राकृतिक भोजन दिया जाता है और किसी भी एंटीबायोटिक या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं होता। ये सतत विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ा एक वैश्विक आंकड़ा है। SOWC 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवजात शिशु उत्तरजीविता दर कितने प्रतिशत से अधिक है? और इसका सही जवाब है 98%। 98%। ये एक बहुत ही सकारात्मक आंकड़ा लगता है। हाँ, ये वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार का एक स्पष्ट संकेत है। SOWC का मतलब है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, जिसे यूनिसेफ जारी करता है। तो 98% से अधिक की उत्तरजीविता दर का मतलब है कि नवजात मृत्यु दर में भारी कमी आई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। क्या ये सुधार हर जगह बराबर है? रिपोर्ट बताती है कि उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। चलिए तकनीक की ओर बढ़ते हैं। भारत की अग्रणी स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली पवना चित्रा, इसका उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया था? और इसका उत्तर है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन है। इस तकनीक को भी CSIR NIST द्वारा ही विकसित किया गया है। अच्छा, वही संस्थान जिसका जिक्र हमने सतत पैकेजिंग के संदर्भ में किया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक ही संस्थान विविध क्षेत्रों में नवाचार कर रहा है। पवना चित्रा हवाई अड्डों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक स्वदेशी समाधान है, जो यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ खेल की बातें हो जाएं। 47वीं HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुई थी? विकल्प कुछ बड़े स्टेडियम हैं, लेकिन सही जवाब थोड़ा
अप्रत्याशित है। हाँ, इसका सही जवाब है सर्वोदय कोएड विद्यालय, पीतमपुरा। एक स्कूल में? हाँ, और ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। जब एक राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप किसी स्कूल में आयोजित की जाती है, तो ये जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। सही बात है। जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां युवा प्रतिभाएं मौजूद हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी HFI का ये कदम सराहनीय है। वायु गुणवत्ता पर एक और सवाल। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा सबसे प्रदूषित देश का स्थान मिला? इसका सही उत्तर है तीसरा सबसे प्रदूषित देश। हाँ, इस रैंकिंग का आधार मुख्य रूप से हवा में मौजूद PM 2.5 कणों की सांद्रता होते हैं। रिपोर्ट में अक्सर बेगूसराय और दिल्ली जैसे भारतीय शहरों का उल्लेख दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होता है। ये तो एक लगातार बनी हुई चुनौती है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान वो भी अक्सर इस सूची में शीर्ष पर होते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। अब अंतरिक्ष में चलते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक कवरेज के लिए स्पेसएक्स फैल्कन 9 के माध्यम से ड्रोर 1 लॉन्च किया? इसका उत्तर है इजराइल। हाँ, ड्रोर 1 इजराइल के लिए एक बहुत ही रणनीतिक संपत्ति है। ये एक उन्नत संचार उपग्रह है जो उनकी रक्षा और नागरिक दोनों जरूरतों को पूरा करेगा। और इसे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। सही, जो निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है। यह उपग्रह इजराइल की डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षित संचार क्षमताओं को मजबूत करता है। अब शिक्षा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण घोषणा। बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL स्थापित करने का प्रस्ताव है? और ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 50,000। 50,000? हाँ, और ये नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर है। बिल्कुल। ये लैब्स स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित की शिक्षा को व्यावहारिक और मज़ेदार बनाती हैं। इसका अंतिम लक्ष्य बच्चों को भविष्य के नियोटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करना है। खेल में वापसी करते हैं। एडिलेड में 2025 FIVB बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता? ये खिताब गया स्वीडन के डेविड आहमान और जॉनथन हेलविक के नाम। अच्छा। इस जोड़ी के बारे में जो आकर्षक बात है वो है उनकी खेलने की शैली। वे स्वीडिश जंप सेट नामक एक अनूठी तकनीक के लिए जाने जाते हैं। स्वीडिश जंप सेट? हाँ, जिसने इस खेल में क्रांति ला दी है। यह सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि खेल को एक नए तरीके से खेलने के बारे में है। यहाँ एक थोड़ा पेचीदा सवाल है, जिसमें एक अभिकथन और एक कारण है। अभिकथन है कि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपना 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता। और कारण ये है कि 78 चैंपियनशिप तेलंगाना में आयोजित की गई थी। तो इसे समझने के लिए हमें दोनों वाक्यों को जोड़ना होगा। पश्चिम बंगाल ने खिताब जीता, ये अभिकथन है, और ये जीत उस टूर्नामेंट में हुई जिसका फाइनल तेलंगाना में खेला गया, ये कारण है। तो क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और तेलंगाना में हुई ये जीत उनकी ऐतिहासिक सफलता को और बढ़ाती है। तो कारण संदर्भ प्रदान करता है और अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच यानी WEP को किस वर्ष इंक्यूबेट किया? सही साल है 2018। 2018? जी। WEP का उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। ये 3 स्तंभों पर आधारित है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इच्छा, ज्ञान और कर्म शक्ति। हाँ, यह सिर्फ वित्तीय सहायता के बारे में नहीं है, बल्कि मेंटरशिप, ज्ञान और एक सहायक समुदाय प्रदान करने के बारे में भी है, जैसा कि एम्पावर हर बिज जैसे कार्यक्रमों से पता चलता है। एक और अंतरिक्ष मिशन। तृष्णा, किन एजेंसियों के बीच एक सहयोग है? इसका जवाब है ISRO और CNES, यानी भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसियां। बिल्कुल, ये भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक और सफल साझेदारी का प्रतीक है। तृष्णा का उद्देश्य
पृथ्वी की सतह के तापमान की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेना है। और इस डेटा का इस्तेमाल कहाँ होगा? इससे मिलने वाले डेटा का उपयोग जल संसाधन प्रबंधन, कृषि उपज का अनुमान लगाने और शहरी गर्मी द्वीपों यानी अर्बन हीट आइलैंड्स का अध्ययन करने जैसे महत्वपूर्ण कामों में किया जाएगा। यहाँ एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक नवाचार है। किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कुशल सोने के निष्कर्षण के लिए नया हाइब्रिड एरोजेल बनाया है? और ये कमाल किया है ISR पुणे ने। आइजर पुणे? हाँ, ये नवाचार सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब हमारे पुराने फोन, लैपटॉप एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। सही। लेकिन इसमें सोना जैसी कीमती धातुएं भी होती हैं। तो ISIR पुणे के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सामग्री विकसित की है जो इस कचरे से सोना सोख सकती है। ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। और आखिर में फुटबॉल का एक और सवाल जी। डूरंट कप 2025 में उपविजेता कौन थे जिन्हें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 6-1 से हराया था? उपविजेता टीम थी डायमंड हार्बर FC। डायमंड हार्बर FC। हाँ, और डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। 6-1 की जीत तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की 6-1 की बड़ी जीत प्रभावशाली है, लेकिन फाइनल तक पहुंचना भी डायमंड हार्बर FC जैसी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो इस टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। तो ये था। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हर अच्छी कहानी की बुनियाद होती है, डेटा। डेटा, खासकर हमारे पर्यावरण से जुड़ा डेटा। हमें पता चला है कि 2018 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब NSO एनवी स्टैट्स इंडिया नाम से एक सालाना रिपोर्ट निकाल रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक और सरकारी रिपोर्ट है या इसमें कुछ खास है? नहीं, ये बहुत खास है। देखिए, 2018 से पहले हमारे पास पर्यावरण पर अलग-अलग स्रोतों से डेटा तो आता था, पर वो बिखरा हुआ था। अच्छा। एनवी स्टैट्स ने उसे एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र के 2013 के एक फ्रेमवर्क पर आधारित है। ओके, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर। जी, आसान भाषा में कहें तो अब हमारा पर्यावरण का डेटा उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा में बाकी दुनिया का। मतलब अब हम अपने प्रदूषण या कह सकते हैं जंगल के आंकड़ों की तुलना सीधे जर्मनी या ब्राजील के आंकड़ों से कर सकते हैं। एकदम सही। और जब आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला डेटा होता है तो आपकी नीतियां ज्यादा सटीक बनती हैं। आप जलवायु परिवर्तन से लेकर सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDGs तक हर चीज को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डेटा से आगे बढ़ते हैं आज की सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। AI। हमने सुना है कि 2024 में IIT बॉम्बे ने सरकार की मदद से भारत जेन नाम का एक AI मॉडल लॉन्च किया है। जी। लेकिन दुनिया में तो पहले से ही OpenAI और गूगल जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो भारत को अपने अलग मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, भारत जेन का मकसद गूगल से मुकाबला करना नहीं है। अच्छा। बल्कि उन जरूरतों को पूरा करना है जिन्हें शायद गूगल नजरअंदाज कर दे। इसकी पहली खासियत है भाषा। हाँ, ये भारत की 11 भाषाओं में काम कर सकता है और इसे खास तौर पर भारतीय संदर्भों के लिए ट्रेन किया गया है। मतलब अगर मैं इससे पूछूं कि दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो इसका जवाब किसी अमेरिकी मॉडल से बेहतर होगा। उम्मीद तो यही है। ये सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं करता, बल्कि संस्कृति और संदर्भ को समझता है। और दूसरा बड़ा मकसद है आत्मनिर्भरता। हम नहीं चाहते कि हमारी डिजिटल दुनिया का पूरा कंट्रोल विदेशी कंपनियों के हाथ में हो। सही बात है। तो भारत जेन उस दिशा में एक रणनीतिक कदम है। तो ये तो हुई AI बनाने की बात, लेकिन AI चलाने और उसे बेहतर बनाने के लिए लोग भी तो चाहिए। बिल्कुल, और सरकार का अगला कदम इसी से जुड़ा है। हाल के बजट में इंडिया AI मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए का एक फंड घोषित किया गया है। 500 करोड़? जी, इस पैसे से देश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में AI के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। अच्छा। तो एक तरफ IIT बॉम्बे जैसे संस्थान भारत जेन बना रहे और दूसरी तरफ ये नए सेंटर्स उस AI को चलाने वाली और उससे भी बेहतर बनाने वाली अगली पीढ़ी तैयार करेंगे। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन दिख रहा है। एक तरफ वैश्विक मानकों को अपनाना और साथ ही आत्मनिर्भरता पर भी जोर देना। मुझे लगता है कि यही बात जलवायु नीति पर भी लागू होती है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2015 में दुनिया के सामने अपने कुछ लक्ष्य रखे थे, जिन्हें NDCs कहते हैं। जी,
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। हाँ, तो क्या हम अभी भी उन्हीं लक्ष्यों पर चल रहे हैं? नहीं, और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2015 में हमने जो वादे किए थे, अगस्त 2022 में भारत ने उन्हें खुद ही और बड़ा कर दिया। अच्छा, अपडेट किया है उनको। बिल्कुल। अब हमारा लक्ष्य 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। और इससे भी बड़ा लक्ष्य ये है कि हमारी 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से आएगी। 50%? जी, मतलब सोलर, विंड और न्यूक्लियर जैसे स्रोतों से। ये तो हमारी अपनी प्रतिबद्धता हुई, लेकिन क्या हम पर कोई बाहरी दबाव भी है? मैंने सीबैम के बारे में पढ़ा है, ये क्या भला है? सीबैम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हाँ। इसे आसान भाषा में समझिए कि यूरोप अपने दरवाजे पर एक कार्बन टोल टैक्स लगा रहा है। कार्बन टोल टैक्स? हाँ, 2026 से अगर भारत से कोई सीमेंट, लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम जैसी चीज यूरोप में एक्सपोर्ट होती है, तो यूरोपियन यूनियन ये पूछेगा कि इसे बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ। और अगर उत्सर्जन उनके मानकों से ज्यादा हुआ तो उस कंपनी को अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ओहो। इसका मकसद है कार्बन लीकेज को रोकना, मतलब कंपनियों को ऐसे देशों में जाने से रोकना जहां पर्यावरण के नियम ढीले हैं। अच्छा। फिलहाल ये 2025 तक ट्रांजिशनल फेज में है, लेकिन इसका असर हमारे स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर बहुत गहरा पड़ेगा। ये उन्हें और तेजी से ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए मजबूर करेगा। तो एक तरफ हम खुद अपने लक्ष्य बड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप जैसे बाजार हम पर दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं की जो सीधे आम लोगों के भविष्य से जुड़ी हैं। एनपीएस वात्सल्य नाम की स्कीम आई है, ये क्या है? ये असल में बच्चों के लिए एक पेंशन खाता है। बच्चों के लिए पेंशन? जी, माता पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर ये खाता खोल सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। इसे चालू रखने के लिए साल में कम से कम 1,000 रुपए जमा करने होते हैं। बस 1,000 रुपए? हाँ, न्यूनतम। और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो ये खाता उसके नाम पर एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाता है। इसका फायदा क्या है? ये तो किसी भी म्यूचुअल फंड या एफडी जैसा ही हुआ। इसका बड़ा फायदा है वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि के निवेश की आदत डालना। ये बच्चों को बहुत कम उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी जरूरत है। सही बात है। भविष्य की सुरक्षा की बात हो रही है तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की भी बहुत चर्चा है। जी, लखपति दीदी। इसका लक्ष्य 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की आय के लायक बनाना है। हाल ही में नवसारी में प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए भी बांटे। हाँ। ये लक्ष्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सिर्फ स्किल ट्रेनिंग देने से आय की गारंटी हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं है। तो फिर? इस योजना की असली ताकत स्वयं सहायता समूहों मतलब एसएचजीज के नेटवर्क में है। ये समूह महिलाओं को सिर्फ स्किल ही नहीं देते, बल्कि कच्चा माल खरीदने, बाजार तक पहुंचने और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में भी मदद करते हैं। अच्छा, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। जब एक ग्रामीण महिला की आय बढ़ती है तो वो पैसा सिर्फ उसके घर पर खर्च नहीं होता, वो गांव की दुकान से सामान खरीदती है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है, जिससे पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को एक इम्पल्स मिलता है। इसे इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। सही पकड़ा। और एक और वर्ग है जिसका सपना अक्सर बीच में अटक जाता है, वो लोग जिन्होंने घर खरीदा लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए स्वामिह फर्क बनाया गया है। हाल ही में इसका दूसरा चरण लॉन्च हुआ है जिसमें 15,000 करोड़ रुपए हैं। ये कैसे काम करता है? स्वामिह की खासियत ये है कि ये लास्ट माइल फंडिंग देता है। लास्ट माइल फंडिंग? हाँ, मतलब ये उन प्रोजेक्ट्स को पैसा देता है जो लगभग पूरे होने वाले हैं। सही। मान लीजिए 80-90% काम हो चुका है, लेकिन थोड़े से पैसे की कमी की वजह से अटके हुए हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स इस लास्ट माइल पर आकर अटकते ही क्यों हैं? इसके कई कारण होते हैं। कभी कैश फ्लो की समस्या, कभी कोई रेगुलेटरी अड़चन। स्वामिह फंड इन सब में नहीं पड़ता। तो वो क्या करता है? उसका एक ही मकसद है, प्राथमिकता के साथ पैसा देकर प्रोजेक्ट को पूरा करवाना, ताकि जिन हजारों लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाई है उन्हें उनका घर मिल सके। ये एक तरह से फाइनेंशियल फर्स्ट एड देने जैसा है। अच्छा, बहुत दिलचस्प। हमने घरेलू योजनाओं की बात की, अब देखते हैं कि वैश्विक मंच पर क्या हो रहा है। खेल की दुनिया से एक खबर है। 2025 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पुर्तगाल ने जीता है,
लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये टूर्नामेंट अब हर साल होगा और अगले 5 साल तक कतर ही इसकी मेजबानी करेगा। ये एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। पहले ये हर 2 साल में होता था। हर साल होने का मतलब है कि युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव बहुत जल्दी और ज्यादा मिलेगा। सही। और कतर का लगातार 5 साल मेजबानी करना ये भी दिखाता है कि कैसे खेल की दुनिया का केंद्र अब पारंपरिक यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देशों से बाहर नए क्षेत्रों में भी स्थापित हो रहा है। वैश्विक मंच पर एक और अहम नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ राजनयिक संजीव रंजन को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी आयोरा का महासचिव नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। यह संगठन कितना महत्वपूर्ण है? आयोरा हिंद महासागर के तट पर बसे 23 देशों का संगठन है। ये क्षेत्र दुनिया के आधे से ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक और 1/3 कार्गो ट्रैफिक का गवाह है। बाप रे। और चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के किसी राजनयिक का इस संगठन का प्रमुख बनना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को और मजबूत करता है। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के मुख्यालय में एक राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्या इससे हम पहाड़ों में होने वाले भूस्खलन को रोक पाएंगे? रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन समय रहते चेतावनी जरूर दे पाएंगे। अच्छा। ये केंद्र एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाएगा कि किन क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा ज्यादा है। इसके साथ भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ताकि ये जानकारी सीधे उन लोगों तक पहुंच सके जो खतरे वाले इलाकों में रहते हैं। बिल्कुल। इसका मकसद जान माल के नुकसान को कम करना है। यानी तकनीक का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स इतने जरूरी क्यों हैं? आर्द्र भूमियों को अक्सर पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी? हाँ, जैसे हमारी किडनी खून साफ करती है, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते हैं। वे बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और अनगिनत प्रजातियों का घर है। इस साल की थीम थी हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ तालाब या दलदल नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी इकोसिस्टम है। और अब आते हैं ऊर्जा के भविष्य पर। एक तरफ हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs की भी चर्चा हो रही है। सरकार ने 20,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी दी है। ये क्या है? इन्हें आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का कह सकते हैं लेगो ब्लॉक वर्जन। लेगो ब्लॉक? हाँ, पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं और उन्हें बनाने में सालों लगते हैं। SMRs छोटे होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा सुरक्षित और सस्ते हैं? बिल्कुल। इनका साइज छोटा होने की वजह से इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है और इन्हें बनाना भी तेज और कम खर्चीला होता है। भारत का लक्ष्य 2033 तक ऐसी 5 इकाइयां चालू करने का है। तो अगर हमें 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो SMRs जैसी तकनीक एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सौर ऊर्जा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत में ही है। जी, गुरुग्राम में। उसने टुवर्ड्स 1000 नाम की एक रणनीति बनाई है। इसके लक्ष्य तो बहुत बड़े लगते हैं। 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना, क्या ये मुमकिन है? लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन टुवर्ड्स 1000 सिर्फ पैसे की बात नहीं करता। इसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ? हाँ, 1000 गीगावाट सौर क्षमता, 1000 मिलियन यानी 1 अरब लोगों तक ऊर्जा की पहुंच, $1000 बिलियन का निवेश और 1000 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। अच्छा, 1000 पे बहुत जोर है। जी, ये एक पूरा रोड मैप है जो ये बताता है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो सौर ऊर्जा को किस पैमाने पर अपनाना होगा। और इस बातचीत के अंत में एक ऐसी तकनीक जो विज्ञान की किसी फिल्म जैसी लगती है। NTPC की रिसर्च विंग नेत्रा ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो पावर प्लांट की चिमनी से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेती है। इसका क्या होता है? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट विंध्याचल में इस कैप्चर की गई CO2 को मेथनॉल जैसे उपयोगी रसायनों में बदला जा रहा है। क्या बात है!
ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप न सिर्फ प्रदूषण को हवा में जाने से रोक रहे हैं, बल्कि उससे एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसकी बाजार में कीमत है। तो आज हमने शुरुआत करते हैं तकनीक और निवेश की एक बहुत बड़ी खबर से। हाल ही में आईआईटी मद्रास में संगम 2025 नाम का एक इवेंट हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डीप टेक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक और फंड का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डीप टेक आखिर है क्या। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि टेक शब्द सुनकर हमारे दिमाग में अक्सर ऐप्स या सोशल मीडिया आता है। डीप टेक उससे बिल्कुल अलग है। ये उन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो सालों की वैज्ञानिक रिसर्च और इंजीनियरिंग की खोज से निकलती हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, अंतरिक्ष तकनीक, यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें शामिल हैं। ये वो बुनियादी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर भविष्य की पूरी इंडस्ट्री टिकेगी। तो ये जो 10,000 करोड़ का निवेश है, ये सिर्फ कुछ स्टार्टअप्स को पैसा देना नहीं है। ये एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक बड़ा बाजार नहीं बने रहना चाहता, बल्कि उन मौलिक तकनीकों का निर्माता बनना चाहता है जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसी के पास हो। अच्छा, मतलब हम सिर्फ दूसरों की बनाई तकनीक इस्तेमाल करने के बजाय अब खुद तकनीक बनाना चाहते हैं। ये तो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, ये मेक इन इंडिया का अगला स्तर है। आप इसे डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया कह सकते हैं। चलिए, तकनीक से थोड़ा हटकर अब कूटनीति की दुनिया पर नजर डालते हैं। एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि मलेशिया वो 2005 में हुए पहले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 2025 में होने वाले 20वें शिखर सम्मेलन दोनों की मेजबानी कर रहा है। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है ना? किसी देश का इस तरह 2 मील के पत्थर वाले सम्मेलनों की मेजबानी करना क्या दिखाता है? देखिए, ये उस देश की क्षेत्रीय कूटनीति में उसके स्थायी महत्व को दिखाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें आसियान देशों के साथ साथ अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। मलेशिया का पहले और 20वें सम्मेलन का मेजबान होना बताता है कि इस क्षेत्र में संवाद बनाए रखने में उसकी एक केंद्रीय भूमिका रही है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो शुरुआती कुआलालंपुर घोषणा थी, उसी ने इस पूरे समूह के लिए क्षेत्रीय शांति और सहयोग का ढांचा तैयार किया था। तो ये एक तरह से मलेशिया की उस फाउंडेशनल भूमिका को सम्मान देना भी है। अब वापस तकनीक पर आते हैं और इस बार बात करते हैं भारत की सुपर कंप्यूटिंग ताकत की। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक ने त्रिनेत्र नाम का एक स्वदेशी HPC नेटवर्क विकसित किया है। ये त्रिनेत्र क्या काम करता है? हाँ, अगर हम एक सुपर कंप्यूटर को एक बहुत शक्तिशाली दिमाग की तरह देखें, तो त्रिनेत्र उस दिमाग के अंदर का नर्वस सिस्टम है। ये सुपर कंप्यूटर के हजारों प्रोसेसरों को आपस में अविश्वसनीय तेजी से जोड़ता है ताकि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें। इसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इंटरकनेक्ट कहते हैं। और इसे स्वदेशी तरीके से बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटिंग के सबसे जटिल हिस्सों में से एक है। अब तक हम इसके लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। त्रिनेत्र का विकास ये बताता है कि हम सिर्फ सुपर कंप्यूटर असेंबल नहीं कर रहे, बल्कि उसके सबसे जरूरी पुर्जे खुद बना रहे हैं। सीडैक का नाम आते ही मुझे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 याद आ जाता है। लगता है वो अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश में ऐसे शक्तिशाली कंप्यूटरों का एक ग्रिड बनाया जा रहा है, जो मौसम की भविष्यवाणी से लेकर दवा की खोज तक हर क्षेत्र में रिसर्च को गति देगा। तकनीक से आगे बढ़कर अब ऊर्जा और पर्यावरण की बात करते हैं। सरकार की एक पहल है सैटैट, जिसका लक्ष्य 2023-24 तक 15 मिलियन मीट्रिक टन संपीडित बायोगैस यानी CBG का उत्पादन करना है। सैटैट का पूरा नाम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये पहल क्यों इतनी खास है? ये पहल अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ एक और ईंधन का विकल्प नहीं है। सोचिए, हम कृषि के कचरे जैसे पराली, जिसे अक्सर जला दिया जाता है और जिससे इतना प्रदूषण होता है, बिल्कुल उसी कचरे को हम एक कीमती संसाधन में बदल रहे हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है, प्रदूषण कम होता है और हम गैस के आयात पर अपनी निर्भरता भी कम करते हैं। ये वेस्ट टू वेल्थ का एक जमीनी और बहुत प्रभावी मॉडल है।
कमाल है। मतलब एक ही पहल से कई समस्याओं का समाधान। चलिए अब मैदान का रुख करते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय निशानेबाज सिफ्ट कौर समरा ने एक विश्व रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, जो एक शानदार उपलब्धि थी। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने टीम 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता था? इसका जवाब है रजत पदक। एक ही इवेंट में व्यक्तिगत सोना और टीम में चांदी, ये क्या बताता है? यह एक एथलीट की मानसिक मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। निशानेबाजी जैसा खेल जहां एकाग्रता ही सब कुछ है, वहां व्यक्तिगत स्पर्धा में आप सिर्फ अपने प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन टीम इवेंट में आपको अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने साथियों का भी ध्यान रखना होता है। यह एक बिल्कुल अलग तरह का मानसिक दबाव है। सिफ्ट कौर का दोनों प्रारूपों में पदक जीतना यह साबित करता है कि वह न सिर्फ एक बेहतरीन व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं, बल्कि एक शानदार टीम प्लेयर भी हैं। इसी से जुड़ा एक और विषय है जो तकनीक और वित्त का संगम है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक जेनरेटिव AI हैकाथॉन किया और इसका फोकस था वित्तीय डेटा का लोकतंत्रीकरण। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल और क्रांतिकारी है। अभी जब कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट जारी करती है तो वो इतनी जटिल होती है कि उसे सिर्फ क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं। वित्तीय डेटा का लोकतंत्रीकरण का मतलब है AI का इस्तेमाल करके उस जटिल जानकारी को सरल भाषा, चार्ट्स और ग्राफ्स में बदलना, ताकि एक आम निवेशक भी आसानी से समझ सके कि कंपनी की सेहत कैसी है। ये वित्तीय बाजार में पारदर्शिता लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अच्छा, यानी ये AI को एक तरह के फाइनेंशियल ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल करने जैसा है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं कौशल विकास की। सरकार ने ITI के अपग्रेडेशन और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना शुरू की है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका फंडिंग मॉडल। हाँ, इसका फंडिंग मॉडल ही इसकी सफलता की कुंजी हो सकता है। कुल 60,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 20,000 करोड़ राज्य सरकारें और बाकी 10,000 करोड़ उद्योग जगत से आएंगे। ये जो इंडस्ट्री की भागीदारी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर शिकायत रहती है कि ITI से निकले छात्रों के पास वो स्किल नहीं होती जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। लेकिन जब इंडस्ट्री खुद पैसा लगा रही है तो वो ये भी सुनिश्चित करेगी कि ट्रेनिंग उसकी जरूरतों के हिसाब से हो। इससे छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाएं सीधे तौर पर बढ़ जाएंगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती हो सकती है? क्या ये मॉडल छोटे शहरों के ITIs में भी उतना ही सफल हो सकता है, जहां शायद बड़ी इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी ना हो? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। चुनौती निश्चित रूप से होगी। बड़े औद्योगिक क्लस्टरों के पास जो ITIs हैं, उन्हें तो आसानी से इंडस्ट्री पार्टनर मिल जाएंगे, लेकिन दूरदराज के इलाकों में ये मुश्किल हो सकता है। यहीं पर सरकार और सेक्टर स्किल काउंसिल्स की भूमिका बढ़ जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन क्षेत्रों में भी इस मॉडल को कामयाब बनाया जाए। चलिए अब जमीनी स्तर पर बदलाव की एक और कहानी देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। हालिया आंकड़ों के मुताबिक 27 दिसंबर 2024 तक भारत के 95% गांवों को ODF+ घोषित कर दिया गया है। ODF यानी खुले में शौच से मुक्त, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये ODF+ क्या है? ODF+ स्वच्छता का अगला और बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। ODF का मतलब था कि गांव में हर घर में शौचालय है, लेकिन ODF+ ये सुनिश्चित करता है कि गांव में सिर्फ शौचालय ही ना हो, बल्कि वहां ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था हो। मतलब गांव साफ सुथरा रहे, प्लास्टिक कचरा इधर-उधर न फैला हो, गंदा पानी भी जमा ना हो रहा हो। बिल्कुल, ये एक समग्र स्वच्छता की अवधारणा है और 95% का आंकड़ा हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके बारे में 3 कथन दिए गए थे और पता चला कि तीनों ही सही हैं। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला, पारंपरिक खेल जैसे मलखंब और योगासन अब पदक स्पर्धाओं में शामिल है। ये भारतीय खेलों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। ये दिखाता है कि हम अपने पारंपरिक खेलों को सम्मान दे रहे हैं। दूसरा दिलचस्प बिंदु पदक तालिका से जुड़ा है। सर्विसेज की टीम स्वर्ण पदक जीतने में सबसे आगे रहती है, लेकिन महाराष्ट्र कुल पदकों की संख्या में टॉप पर होता है।
ये दिखाता है कि सर्विसेज की टीम कुछ खास खेलों में महारत हासिल रखती है, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में खेल का आधार ज्यादा व्यापक है। और तीसरा बिंदु मेजबानी से जुड़ा है। 38वें खेल उत्तराखंड में हुए और 39वें के लिए बिहार का नाम चर्चा में है। ये भी तो एक अच्छा संकेत है कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अब अलग-अलग राज्यों में हो रहे हैं। बिल्कुल, इससे उन राज्यों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास होता है और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलती है। अब एक और बड़ी सरकारी योजना की बात करते हैं, पीएम सूर्य घर योजना। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है, जिससे हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। इसके दोहरे फायदे तो साफ दिखते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र का विकेंद्रीकरण कर रहा है। अभी तक ऊर्जा उत्पादन कुछ बड़े-बड़े पावर प्लांट्स में होता था। अब इस योजना के जरिए लाखों घर खुद छोटे-छोटे पावर प्लांट बन रहे हैं। वे अपनी जरूरत की बिजली खुद बना रहे हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच भी सकते हैं। जी, ये न सिर्फ परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती देता है। चलिए अब एक ऐसे सेक्टर पर आते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक इस क्षेत्र में 50,000 लोगों को ट्रेनिंग देना है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं? जब हम टेक्सटाइल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शर्ट, पैंट या साड़ी आती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो कपड़े नहीं हैं जो हम फैशन के लिए पहनते हैं, बल्कि ये वो हैं जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आग बुझाने वालों के फायरप्रूफ सूट, डॉक्टरों के एंटीबैक्टीरियल गाउन या फिर कार के एयरबैग्स। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और इसमें स्किल्ड लोगों की बहुत जरूरत है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, यानी कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिए भी होते हैं। अब बात करते हैं युवा लेखकों की। पीएम युवा 3.0 योजना के तहत 50 युवा लेखकों का चयन किया जाना है। पहले ये संख्या 75 थी, अब 50 कर दी गई है। इस योजना का मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 30 साल से कम उम्र के उभरते हुए लेखकों को एक मंच और मार्गदर्शन देना है। चयनित लेखकों को अनुभवी लेखकों द्वारा मेंटरशिप दी जाती है। संख्या 75 से 50 करने के पीछे शायद ये विचार हो सकता है कि कम लेखकों को चुनकर उन्हें और ज्यादा व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाए। क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी से ज्यादा। बिल्कुल। अब एक ऐसे सूचकांक पर आते हैं जो हमेशा खूब सुर्खियां बटोरता है और अक्सर विवादास्पद भी रहता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024। इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में 176वीं आई है। इस तरह की रैंकिंग को हमें कैसे देखना चाहिए? देखिए, यहाँ निष्पक्ष संदर्भ देना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसी कोई वैश्विक रैंकिंग आती है तो सिर्फ रैंक देखने के बजाय उसकी कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। भारत सरकार ने कई बार EPI की मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसके संकेतक विकासशील देशों की वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए 176वीं रैंक को सीधे तौर पर स्वीकार करने के बजाय इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए और यह विश्लेषण करना चाहिए कि किन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। मतलब रैंक पर बहस करने के बजाय रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों जैसे वायु गुणवत्ता या जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा उपयोगी होगा। बिल्कुल सही। खेल की दुनिया की एक और खबर, 46वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2026 में अमेरिका के टैलहासी, फ्लोरिडा में होगी। ये केवल दूसरी बार है जब अमेरिका इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चर को मजबूत करता है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। और अब हमारा आखिरी विषय, जो एक बार फिर ये दिखाता है कि कैसे उच्च स्तरीय विज्ञान आम आदमी की समस्याओं को सुलझा सकता है। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एरोट्रैक नाम का एक डिवाइस बनाया है जिसकी कीमत 5,000 रुपए से भी कम है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जांच के लिए है। ये इतना खास क्यों है? ये जमीनी स्तर पर इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एरोट्रैक एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस है जो पानी में फिनोल और बेंजीन जैसे खतरनाक रासायनिक प्रदूषकों का तुरंत पता लगा सकता है। अभी तक ऐसी जांच के लिए पानी का सैंपल लेकर बड़ी लैब्स में भेजना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों लगते थे। एरोट्रैक की कम लागत और इसका आसान डिजाइन इसे एक गेम चेंजर बना देता है। ये लोगों के हाथ में ताकत देता है कि वे खुद ये जांच सकें कि उनका पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। मतलब विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर सीधे लोगों के जीवन तक पहुंचाना। जी। तो चलिए एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी थी। धन की असमानता से जुड़ा एक सवाल है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, टेकर्स नॉट मेकर्स। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार
अरबपतियों की कितनी प्रतिशत संपत्ति विरासत और जिसे कहते हैं भाई भतीजावाद जैसे स्रोतों से आती है? विकल्प थे 40%, 50%, 60% या 70%। ये आंकड़ा असल में है कितना? इसका सही जवाब है 60%। और ये आंकड़ा वाकई में मतलब सोचने पर मजबूर करता है। ये रिपोर्ट दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान आई थी और इसके एक हिस्से का नाम था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। सार यही है कि दुनिया के लगभग 2/3 अरबपतियों की संपत्ति उनकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं है। वो या तो विरासत में मिली है या फिर सरकारों से नजदीकी मतलब क्रोनीवाद का नतीजा है। अच्छा, तो ये तो वैश्विक तस्वीर हुई। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी कुछ खास था, क्योंकि ये बहस तो भारत में भी बहुत तेज रहती है। हाँ बिल्कुल, भारत के लिए जो आंकड़ा सामने आया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी ज्यादा हिस्सा है। 40% से भी ज्यादा? जी, ये सीधे सीधे दिखाता है कि देश में आर्थिक खाई कितनी गहरी होती जा रही है। तो एक तरफ हम ये गहरी होती खाई देख रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्था इसके जवाब में क्या कर रही है? चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर देखते हैं। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। तो इसे हासिल करने के लिए जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP चल रहा है, वो किस बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे का हिस्सा है? ये प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत आता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है भारत की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किस तरह से? देखिए, दुनिया ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा है, लेकिन भारत इसे 5 साल पहले 2025 में ही हासिल करना चाहता है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ा लक्ष्य है। जहां तक मुझे याद है, इस प्रोग्राम को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहले इसका नाम था RNCTP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और नाम बदलने के साथ साथ इसकी पहुंच में भी बहुत बदलाव आया है। इसी के तहत एक बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है, निश्चय मित्र। निश्चय मित्र, ये क्या है? इसमें कोई भी आम नागरिक या कोई संस्था टीबी के मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण से जुड़ी सहायता दे सकती है। ये इस लड़ाई को एक सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश है। बहुत अच्छी सोच है। तो स्वास्थ्य में ये महत्वाकांक्षा तो दिख रही है, क्या यही सोच हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखी है? हाल ही में एक ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, GEURS 2025। इसमें भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली या IIT मद्रास? इसमें IIT दिल्ली ने बाजी मारी और वैश्विक स्तर पर 28वीं रैंक हासिल की। यहाँ GEURS का मतलब समझना जरूरी है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे। तो ये सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कंपनियां किसके छात्रों को नौकरी देना पसंद करती हैं। एकदम सही। ये रैंकिंग इसी आधार पर होती है कि दुनिया भर की कंपनियां किस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती हैं। मतलब IIT दिल्ली के छात्र नौकरी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा तैयार माने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि IIT दिल्ली दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाने वाला इकलौता भारतीय संस्थान है। अच्छा, अकेला भारतीय संस्थान? हाँ, इसके ठीक बाद IISc बैंगलोर और IIT बॉम्बे का नंबर आता है। ये दिखाता है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थान अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो हमारे टॉप संस्थान बेहतरीन टैलेंट तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस टैलेंट के बनाए तकनीकी समाधानों की। दिल्ली में बिजली की समस्या एक बड़ा मुद्दा रही है। मैंने सुना है कि इसे लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा तकनीकी समाधान लाया गया है। दक्षिण दिल्ली के किलोकारी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का BSES सिस्टम। ये आखिर है क्या? BSES का मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आप इसे एक बहुत बहुत बड़े पावर बैंक की तरह समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा पावर बैंक? हाँ, इसका उद्घाटन दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने किया और ये भारत का पहला और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, जिसे BSES राजधानी पावर लिमिटेड ने स्थापित किया है। और इसका मतलब आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा। जब गर्मी में शाम के वक्त सब लोग AC चलाते हैं और बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिसे पीक लोड कहते हैं, हाँ, तब ये सिस्टम ग्रिड को स्थिर रखने में मदद करेगा और बिजली कटौती को रोकेगा। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो हुई शहरी भारत में ऊर्जा की बात।
लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा, खासकर उत्तर पूर्व, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति पर निर्भर है। वहां सरकार क्या कदम उठा रही है? एक योजना है MOVCDNER। ये किस तरह की योजना है? इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है? जी, और इसका नाम थोड़ा जटिल लगता है, पर इसके नाम में ही इसका मकसद छुपा है। हाँ, MOVCDNER है। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छा, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। हाँ, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में सिर्फ जैविक खेती को ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को विकसित करना। मतलब फसल उगाने से लेकर बाजार तक? बिल्कुल, फसल उगाने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंचाने तक हर कदम पर किसानों की मदद करना। इसे 2015-16 में लॉन्च किया गया था। ये दिलचस्प है कि योजनाएं कितनी लक्षित हो सकती हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक किरण योजना की बात होती है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की रिसर्च में भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। किरण का पूरा नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक शानदार पहल है। सुनने में तो बेहतरीन है, पर क्या ये उन सामाजिक दबावों का सामना कर सकती है जो अक्सर महिलाओं को विज्ञान छोड़ने पर मजबूर करते हैं? ये उसी समस्या की जड़ पर काम करती है। इसका खास फोकस उन महिला वैज्ञानिकों पर है जिन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे शादी या बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर में ब्रेक लेना पड़ा हो। अच्छा, ये योजना उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ विज्ञान की दुनिया में वापस आने का एक सम्मानित अवसर देती है। ये सिर्फ एक स्कीम ही नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, विज्ञान में वापसी की बात हो रही है तो चलिए एक और वैज्ञानिक उपलब्धि की बात करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान। ये हमेशा से किसानों के लिए एक चुनौती रहा है। अब एक नई भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFSI आई है, जिसे IMD ने 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर चालू किया है। इसे किसने विकसित किया है? इस बेहद महत्वपूर्ण प्रणाली को IIT पुणे यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे ने विकसित किया है। 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? ये पहले से कितना बेहतर है? इसे ऐसे समझिए, पहले जो पूर्वानुमान आते थे उनका रेजोल्यूशन था 12 किलोमीटर। ओके। मतलब एक पूरे तालुका के लिए एक जैसा अनुमान आता था। अब 6 किलोमीटर का मतलब है कि लगभग हर गांव को, हर ग्राम पंचायत को अपना अलग सटीक अनुमान मिल सकता है। अच्छा। तो मतलब किसान ये तय कर सकते हैं कि मेरे खेत में कब बारिश होगी, न कि सिर्फ मेरे जिले में। बिल्कुल, ये खेती के लिए गेम चेंजर है। कमाल है। अब जरा खेल की दुनिया की बात कर लेते हैं। यहाँ एक सवाल कथन और कारण पर आधारित है। कथन ए है, देवेंद्र झाझरिया को मार्च 2024 में पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। और कारण आर है, वो भाला फेंक में 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। इसमें क्या सही लगता है? यहाँ विकल्प ए सही है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही वजह भी बताता है। देवेंद्र झाझरिया भारत के महानतम पैरा एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, मुझे याद है। तो उनका एक खिलाड़ी के तौर पर जो अनुभव और जो साख है, वही उन्हें इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। तो ये एक तरह से खिलाड़ियों के हाथ में खेल के प्रशासन की बागडोर आने जैसा है। बिल्कुल, उन्होंने दीपा मलिक की जगह ली है और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। अच्छा, पहले पैरा एथलीट। जी, ये भारतीय पैरा खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। भारत की तरक्की की एक और निशानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दिखती है। WIPO की GII 2024 रिपोर्ट में भारत 133 देशों में 39वें स्थान पर था। तो 2025 की रैंकिंग में क्या बदलाव आया? भारत ने अपनी स्थिति और मजबूत की है और एक पायदान ऊपर चढ़कर अब 38वें स्थान पर आ गया है। एक पायदान की छलांग। सुनने में शायद ये छोटा लगे, लेकिन इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इसकी निरंतरता में है। अगर आप देखें, 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। 81 में? बाप रे। हाँ, वहां से आज टॉप 40 में पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत में इनोवेशन का एक मजबूत इकोसिस्टम बन रहा है। और एक और खास बात,
भारत लोअर मिडिल इनकम देशों की श्रेणी में लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। बहुत बढ़िया। खेल की बात चल रही थी तो बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। इंडिया ओपन 2025 जो कि एक सुपर 750 टूर्नामेंट है, नई दिल्ली में हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये खिताब डेनमार्क के दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अपने नाम किया। विक्टर एक्सेल्सन? जी, उन्होंने फाइनल में हांगकांग के ली च्यूक यू को हराया। ये टूर्नामेंट नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में हुआ था। और महिला एकल में कौन विजेता रहा? महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की सनसनी एन से यंग ने जीता। जमीन और आसमान में तो भारत कमाल कर ही रहा है। अब समुद्र की गहराइयों की बात करते हैं। भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है समुद्रयान। इसके बारे में 3 कथन है। पहला, इसका लक्ष्य मत्स्य 6000 को तैनात करना है। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। और तीसरा, यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। इनमें से कौन से सही है? यहाँ पहला और तीसरा कथन सही है, मतलब विकल्प सी। दूसरा कथन गलत है। वो क्यों? वो गलत क्यों है? क्योंकि ये मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। अच्छा, ये एक बारीक अंतर है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण है। मत्स्य 6000 भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है, जिसे 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने के लिए बनाया गया है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे खनिजों की खोज करना है। समाज के विकास से जुड़ी एक और योजना पर आते हैं। PMAJ योजना, जो अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए स्किल ट्रेनिंग पर फोकस करती है। इसे कौन सा मंत्रालय लागू करता है? ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। PMAJ, इस नाम के पीछे क्या है? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। और दिलचस्प बात यह है कि इसे 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी और एकीकृत योजना बनाया गया है। अच्छा, कौन सी 3 योजनाएं? ये है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना। लक्ष्य है ऐसी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाना और वहां आय बढ़ाने के मौके पैदा करना। बिल्कुल। अब बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण की। असम में एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। ये किन 2 विभागों का संयुक्त प्रयास था? इसमें पुलिस विभाग और वन विभाग ने मिलकर काम किया है। और ये कितना सफल रहा है? ये बेहद सफल रहा है। इस ऑपरेशन की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क और असम के दूसरे इलाकों में गैंडों के अवैध शिकार में भारी गिरावट आई है। वाह! सरकार ने तो 2025 तक 0 शिकार का लक्ष्य रखा है। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके शिकारियों पर नजर रखी जाती है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। वहां वाराणसी में एक 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 हुआ। इसका मकसद क्या था? ये सम्मेलन आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ और इसका थीम था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। थीम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। जी, इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर कर उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना था। और अब आज का आखिरी विषय, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में किस मामले में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े निर्देश जारी की? ये ऐतिहासिक फैसला डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में आया है और ये फैसला इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने की दिशा में वाकई एक मील का पत्थर है। इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश क्या थे? सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़े निर्देश दिए। सबसे पहला और बड़ा निर्देश ये था कि सीवर की सफाई के दौरान अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाला मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाए। 10 लाख से सीधा 30 लाख? जी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सख्ती से ये सुनिश्चित करने को कहा कि ये प्रथा पूरी तरह से खत्म हो और सीवर की सफाई 100% मशीनों से हो। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। थोड़ा उठाते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था से। सवाल नंबर 61। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2024 में किस देश ने टॉप किया है? और विकल्प हैं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हांगकांग या सिंगापुर। इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। ओह,
और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सिंगापुर मतलब 2020 के बाद पहली बार इस पोजीशन पर वापस आया है। महामारी के बाद जहां कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सप्लाई चेन और महंगाई से जूझ रही थीं, वहीं सिंगापुर ने अपनी पोर्ट एफिशिएंसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर खुद को एक भरोसेमंद ग्लोबल बिजनेस हब के तौर पर फिर से स्थापित कर लिया। अच्छा, और इस ग्लोबल रेस में भारत कहाँ खड़ा है? हमारी रैंकिंग में भी कुछ सुधार हुआ है? हाँ, भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। हम 40वें पायदान से सुधरकर 39वें पर आ गए हैं। अब ये सुनने में छोटा सा सुधार लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। टॉप 3 में सिंगापुर के बाद स्विट्जरलैंड और फिर डेनमार्क हैं। ये रैंकिंग 4 पिलर्स पर तय होती है: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? जी बिल्कुल। और भारत का सुधार मुख्य रूप से बिजनेस एफिशिएंसी में बेहतर स्कोर की वजह से है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर हम अभी भी टॉप देशों से काफी पीछे हैं। यही वो एरिया है जहां हमें सबसे ज्यादा काम करना है। सही बात है। देश की कॉम्पिटिटिवनेस सिर्फ अर्थव्यवस्था से ही नहीं, बल्कि उसके लोगों के स्वास्थ्य और जोश से भी झलकती है। और इसका एक बेहतरीन पैमाना है हमारे राष्ट्रीय खेल। तो सवाल नंबर 62, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी 2025 किसने जीती? विकल्प है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सर्विसेज या बिहार। इस ट्रॉफी पे तो जैसे सर्विसेज का कब्जा हो गया है। इस बार भी ये ट्रॉफी सर्विसेज के ही नाम रही। ये ट्रॉफी नेशनल गेम्स में उस टीम को दी जाती है जो ओवरऑल चैंपियन बनती है, मतलब जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतती है। सर्विसेज का दबदबा तो सालों से बना हुआ है। 36वें और 37वें नेशनल गेम्स में भी वही जीते थे। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वो बाकी राज्यों की टीमों से इतना आगे रहते हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो भारतीय सशस्त्र बलों में अनुशासन और ट्रेनिंग का कल्चर ही बहुत मजबूत है। खिलाड़ियों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट मिलता है। उनके लिए खेल सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि करियर का एक सीरियस हिस्सा होता है। यही वजह है कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी SSCB लगातार ऐसे एथलीट तैयार कर पाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय खेलों से अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 63, 2027 का ICC पुरुष ODI विश्व कप दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ एक और अफ्रीकी देश में आयोजित होगा, जिसके लिए है पहली बार होगा। वो देश कौन सा है? विकल्प है केनिया, नामीबिया, बोत्सवाना या जाम्बिया। वो देश है नामीबिया। ये क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। नामीबिया पहली बार किसी भी क्रिकेट विश्व कप की सहमेजबानी करेगा। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि उस देश में क्रिकेट के पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख देगा। ये ICC की रणनीति के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ खेल को नए बाजारों तक फैलाना है या इसके पीछे कोई बड़ा व्यावसायिक गणित भी है? मुझे लगता है दोनों ही बातें। एक तरफ तो ICC क्रिकेट को सही मायनों में एक ग्लोबल गेम बनाना चाहता है जो सिर्फ 10-12 देशों तक सीमित न रहे, लेकिन जाहिर है इसके पीछे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप का एक बड़ा बाजार भी है। नए देश जुड़ने का मतलब है नए फैंस और नई कमर्शियल संभावनाएं। वैसे हमारे लिए भी एक खबर है, 2031 का विश्व कप भारत और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करेंगे। वाह, चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर जंगल के सफर पर चलते हैं, वो भी ट्रेन से। सवाल नंबर 64, उत्तर प्रदेश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस नैरो गेज रूट पर चलती है? ये ट्रेन चलती है मैलानी बिछया रूट पर, और इसकी खासियत ये है कि ये ट्रेन दुधवा नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच से गुजरती है। विस्टाडोम कोच का आइडिया तो कमाल का है, लेकिन दुधवा जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम के बीच से ट्रेन गुजारने पर वन्य जीवों पर कोई असर नहीं पड़ता? क्या इसके लिए कोई खास सावधानियां बरती जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विस्टाडोम कोच इंजन की छत और खिड़कियां बड़ी और पारदर्शी होती हैं। टूरिस्ट को एक शानदार अनुभव तो देते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एक बड़ा मुद्दा है। आमतौर पर इन रूट्स पर ट्रेन की स्पीड बहुत कम रखी जाती है और जानवरों के क्रॉसिंग पॉइंट्स पर और भी ज्यादा सावधानी बरती जाती है। इसका मकसद टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना है। ये 107 किलोमीटर का सफर प्रकृति को करीब से देखने का एक मौका तो है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अब कुछ बड़ी सरकारी योजनाओं और ऐतिहासिक पहलों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 65 है जल जीवन मिशन के बारे में। 100% ग्रामीण नल जल कवरेज का इस मिशन का मूल लक्ष्य किस वर्ष तक था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है? इसका मूल लक्ष्य 2024 था। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था, तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। मतलब देश के हर ग्रामीण घर तक पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचाना। तो फिर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या जमीनी स्तर पर चुनौतियां थीं? बिल्कुल। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में इस तरह की योजना को लागू करना आसान नहीं है। कई राज्यों में भौगोलिक चुनौतियों से लेकर पाइपलाइन बिछाने में देरी तक कई वजहें रही। इसीलिए अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2028 तक का समय दिया गया है। ये सिर्फ पानी पहुंचाने का मिशन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो इतिहास रचने वाला है। सवाल नंबर 66। महिला कैडेटों का पहला बैच एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से किस तारीख को पास आउट हुआ? ये ऐतिहासिक तारीख है 30 मई 2025। ये भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद ही मुमकिन हो पाया। ये वाकई एक गर्व का पल है। ये वही बैच है जिसने जून 2022 में पहली बार एनडीए में कदम रखा था, है ना? जी हाँ, ये वही पहला बैच है जिसमें 19 महिला कैडेट्स ने दाखिला लिया था। 3 साल की बेहद कठिन और पुरुषों के बराबर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये महिलाएं अब सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना में बतौर अफसर शामिल होंगी। ये सिर्फ एक बैच का पास आउट होना नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता का बदलना है। अब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली एक अनोखी पहल पर आते हैं। सवाल नंबर 67। किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की पहल की है? ये प्रगतिशील कदम उठाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन हम कभी उस चीज़ की आर्थिक कीमत नहीं आंकते जो जंगल हमें मुफ्त में देते हैं। मतलब जंगल जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी सहेजते हैं और कार्बन सोखते हैं, अब उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होगी। पर इसका व्यावहारिक उपयोग क्या होगा? क्या सरकार इसके आधार पर बजट तय करेगी? यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रीन जीडीपी का मकसद सिर्फ एक आंकड़ा निकालना नहीं है, इसका इस्तेमाल पॉलिसी बनाने में किया जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर पता चलता है कि जंगल राज्य की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ का योगदान दे रहे हैं, तो वन संरक्षण के लिए बजट अपने आप बढ़ जाएगा। इससे कंपनियों को भी अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी का एहसास होगा। छत्तीसगढ़ के लिए ये और भी जरूरी है, क्योंकि उसका लगभग 44% हिस्सा जंगलों से ढका है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि की बात। सवाल नंबर 68। दीव ने कितनी स्थापित क्षमता के साथ 100% सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की? दीव ने ये कमाल 11.88 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ किया है। और इसके साथ ही दीव भारत का पहला ऐसा जिला या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो दिन के समय अपनी 100% बिजली की जरूरतें सिर्फ सोलर एनर्जी से पूरी करता है। ये एक शानदार मिसाल है। ये 11.88 मेगावाट की कैपेसिटी आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ बड़े सोलर फार्म से है या लोगों की भागीदारी भी है? इसमें दोनों का मिश्रण है। एक बड़ा हिस्सा लगभग 9 मेगावाट फुदाम में बने एक बड़े सोलर पार्क से आता है, लेकिन बाकी की ऊर्जा घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल से आती है। यह दिखाता है कि कैसे सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों तरीकों को मिलाकर एक छोटे से क्षेत्र को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। विकास की बात हो रही है तो सीमावर्ती इलाकों को कैसे भूल सकते हैं? सवाल नंबर 69। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 VVPPI कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती ब्लॉकों के विकास पर केंद्रित है? यह कार्यक्रम 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। यह सिर्फ एक विकास योजना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन से लगी उत्तरी सीमा पर बसे गांवों से लोगों के पलायन को रोकना है। तो ये विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है? बिल्कुल। जब सीमा पर बसे गांव खाली हो जाते हैं तो वो इलाका सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर हो जाता है। इस प्रोग्राम के तहत लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के गांवों में सड़क, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि लोग वहीं रहें और वो गांव जीवंत बने रहें। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शिक्षा और भविष्य की तकनीक पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 70। रूस ने जुलाई 2024 में किस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया? यह सम्मान उन्हें 21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया। हालांकि यह पुरस्कार पीएम मोदी के लिए 2019 में ही घोषित कर दिया गया था,
लेकिन इसे औपचारिक रूप से उनकी 2024 की मॉस्को यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। यह रूस का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ने देश में पहला स्थान हासिल किया। भारत का टॉप संस्थान रहा IISc बैंगलोर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसकी ओवरऑल रैंकिंग 38वीं थी, जिसने इसे एशिया के टॉप 50 संस्थानों में जगह दिलाई। एशिया में नंबर 1 पर कौन रहा, और ये रैंकिंग भारतीय संस्थानों के लिए क्या संकेत देती है? एशिया में पहला स्थान चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जिसे तिंगफुआ यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसको मिला। ये रैंकिंग दिखाती है कि IISc जैसे हमारे संस्थान रिसर्च और टैलेंट में किसी से कम नहीं है, लेकिन टॉप पर पहुंचने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, फंडिंग और रिसर्च आउटपुट पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब भारत की एक और बढ़ती कूटनीतिक भूमिका पर आते हैं। सवाल नंबर 72। भारत किस अवधि के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA की अध्यक्षता करेगा? भारत 2025 से 2027 तक 2 साल के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेगा। अभी 2023-25 के लिए श्रीलंका अध्यक्ष है और भारत उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयर है। 2025 में हम ये जिम्मेदारी ले लेंगे। IORA का हिंद महासागर क्षेत्र में क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है और ये हिंद महासागर के तट पर बसे देशों के बीच आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर काम करता है। भारत की अध्यक्षता इस पूरे क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव और उसकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। अब भविष्य की तकनीक की ओर एक बड़ी छलांग। सवाल नंबर 73। अमरावती में जनवरी 2026 में खुलने वाले क्वांटम वैली टेक पार्क के लिए कौन सी ग्लोबल टेक फर्म हार्डवेयर लगा रही है? ये जिम्मेदारी IBM ने ली है। ये भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क होगा और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आम लोगों के लिए क्वांटम कंप्यूटर का क्या मतलब है? क्या ये हमारे लैपटॉप से बस ज्यादा तेज होगा? नहीं, ये पूरी तरह से अलग चीज है। ये पारंपरिक कंप्यूटर की तरह 0 और 1 में नहीं सोचता। ये ऐसी जटिल गणनाएं कर सकता है जो आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते, जैसे नई दवाइयां और टीके खोजना, मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना या फाइनेंशियल मार्केट के जटिल पैटर्न को समझना। आंध्र प्रदेश सरकार ने IBM और TCS के साथ मिलकर ये पहल की है, जो भारत को R&D के एक नए युग में ले जाएगी। तकनीक के बाद अब अंतरिक्ष विज्ञान। सवाल नंबर 74। नासा के पंच मिशन ने मार्च 2025 में लॉन्च के बाद साइंस ऑपरेशन कब शुरू किया? इस मिशन ने जून 2025 में अपने वैज्ञानिक ऑपरेशन शुरू किए। पंच का पूरा नाम है पॉलीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। नाम तो काफी जटिल है। इसका काम क्या है? ये क्या अध्ययन करेगा? इसका मुख्य काम सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, और उससे निकलने वाली सौर हवा यानी सोलर विंड का 3D मैप बनाना है। ये सौर तूफानों को समझने में हमारी मदद करेगा। ये तूफान पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। तो पंच एक तरह से हमें स्पेस के मौसम की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। और आज का आखिरी सवाल जो स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य से जुड़ा है। सवाल नंबर 75। किन विश्वविद्यालयों ने प्राकृतिक हाइड्रोजन के निर्माण का मैप बनाने के लिए सहयोग किया? ये एक बहुत ही रोमांचक खोज है और इसके पीछे ऑक्सफोर्ड, डरहम और टोरंटो विश्वविद्यालय का साझा शोध है। प्राकृतिक हाइड्रोजन, इसे गोल्ड हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना? ये क्या चीज है और ये इतनी जरूरी क्यों है? बिल्कुल। अभी हम जो हाइड्रोजन बनाते हैं उसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन गोल्ड हाइड्रोजन जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से बनता है। ये एक तरह से जमीन से निकलने वाला स्वच्छ ईंधन है, जिसे बनाने में ना तो ऊर्जा लगती है और ना ही कोई प्रदूषण होता है। इन विश्वविद्यालयों के शोध ने ये पता लगाने में मदद की है कि ये कहाँ और कैसे बनता है। अगर हम इसे निकालने में कामयाब हो गए तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। तो ये थी आज की पहला सवाल, सीधे देश के बजट से जुड़ा है और ये काफी अहम है जी। सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 6.8% था? और विकल्प है A 5.5%, B 8.86%, C 10.2% या D 7.2%? इसका सही जवाब है विकल्प B
8.86%। 8.86%? हाँ, जेंडर बजटिंग का मतलब है बजट का वो हिस्सा जो खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होता है। अच्छा। तो 6.8% से बढ़कर 8.86% होना एक बहुत बड़ा उछाल है। लगभग 2% की सीधी बढ़त। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसका वाकई जमीन पर कोई असर दिखता है? मतलब सरकार की महिला केंद्रित विकास के नारे में ये कितना फिट बैठता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ आंकड़े से सब कुछ पता नहीं चलता, लेकिन दिशा जरूर पता चलती है। सही है। ये बढ़त दिखाती है कि सरकार की प्राथमिकता में महिलाएं हैं। याद रखना होगा कि भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-6 में हुई थी। अच्छा, काफी पहले? जी, तब ये एक मामूली हिस्सा था। आज ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बन चुका है। तो इसका असर कहाँ दिखता है? इसका असर हमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए बढ़े हुए आवंटन में दिखता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नीतिगत बदलाव का संकेत है। ठीक है, तो ये हुई देश के अंदर की आर्थिक नीति की बात। अब जरा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की क्या स्थिति है। जरूर। अगला सवाल 77 शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से जुड़ा है। 2001 में स्थापित होने के बाद से एससीओ की आधिकारिक कामकाजी भाषाएं कौन सी रही हैं? विकल्प है ए अंग्रेजी और मंदारिन, बी रूसी और हिंदी, सी उर्दू और फारसी और डी चीनी और रूसी। सही जवाब है डी, चीनी और रूसी। चीनी और रूसी? जी। एससीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूरेशियन संगठन है। इसे अक्सर पश्चिम के नाटो के जवाब के तौर पर भी देखा जाता है। अच्छा। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जैसा कि भाषाओं से जाहिर है, इस पर चीन और रूस का दबदबा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान जो हमेशा एक दूसरे से तनाव में रहते हैं, वो भी 2017 से इसके सदस्य हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो एससीओ में इनका एक साथ होना, क्या ये सहयोग का मंच ज्यादा है या फिर तनाव का एक और अखाड़ा बन जाता है? यही इस संगठन की सबसे बड़ी जटिलता और खासियत है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दों पर सहयोग होता है, लेकिन दूसरी तरफ द्विपक्षीय तनावों की छाया भी इस मंच पर पड़ती रहती है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए ये मध्य एशिया के देशों के साथ जुड़ने का एक अहम जरिया है। ईरान इसका सबसे नया 10वां सदस्य बना है, जिससे इसकी भू राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। अच्छा। तो भारत इसे अपने हितों को साधने के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह इस्तेमाल करता है। विदेश नीति से अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, पर्यावरण और ऊर्जा। बिल्कुल। सवाल Q78 भारत की सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में है। जुलाई 2025 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता किस मील के पत्थर तक पहुंच गई? विकल्प है ए 90 गीगावाट, बी 119.02 गीगावाट, सी 130 गीगावाट या डी 150 गीगावाट। सही आंकड़ा है विकल्प बी, 119.02 गीगावाट। 119 गीगावाट। जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसे समझने के लिए सोचिए, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट 500 गीगावाट? हाँ, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, और उस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब हम दुनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा कर रहे हैं। सही बात है। पर एक सवाल मेरे मन में है, हमने बिजली उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन क्या हमारा ग्रिड मतलब बिजली पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है वो इतनी सारी सौर ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार है? क्योंकि सौर ऊर्जा तो दिन में ही मिलती है, रात में नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, ग्रिड का संतुलन और स्टोरेज। अच्छा। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में सबसे आगे है, लेकिन जब वहां उत्पादन चरम पर होता है तो ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? इसी के समाधान के लिए सरकार बैटरी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों पर जोर दे रही है, ताकि दिन में बनी अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर किया जा सके और बाद में इस्तेमाल किया जा सके। समझ गई। तो उत्पादन बढ़ाना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, असली चुनौती उसे 24 घंटे उपलब्ध कराना है। ऊर्जा उत्पादन की बात हुई तो अब ऊर्जा की खपत से जुड़ी एक समस्या पर आते हैं, ई कचरा। जी। सवाल 80 है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में किस जगह पर बनाने की योजना है? इसके विकल्प है ए ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, बी होलंबी कला, सी नरेला
या डी बवाना? ये पार्क दिल्ली के विकल्प बी होलाम्बी कला में बनाया जाएगा। होलाम्बी कला में? जी, ये 11.4 एकड़ में फैला होगा और इसकी सालाना क्षमता 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करने की होगी। ये पहल अच्छी है, लेकिन भारत में ई कचरे की समस्या कितनी बड़ी है? क्या एक पार्क काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अक्सर ये काम तो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग बहुत खतरनाक तरीकों से करते हैं, उनका क्या होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है, तो जाहिर है कि एक पार्क काफी नहीं है। तो फिर? लेकिन ये एक बहुत जरूरी शुरुआत है। इस पार्क का एक बड़ा मकसद सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं, बल्कि उस अनौपचारिक क्षेत्र को मुख्य धारा में लाना भी है। अच्छा, वो कैसे? जो लोग अभी तेजाब में सर्किट बोर्ड डुबोकर सोना चांदी निकालते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर, सही उपकरण देकर इस पार्क में काम दिया जाएगा, ताकि ये प्रक्रिया सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सके। तो ये मॉडल अगर सफल होता है तो इसे देश के दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सकता है। चलिए, अब कुछ हालिया नियुक्तियों और सम्मानों पर नजर डालते हैं। जी। सवाल क्यों 79 है, दिल्ली की अपनी पहली राष्ट्रपति यात्रा के दौरान किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर सम्मान मिला? विकल्प ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी जगदीप धनखड़ या डी अमित शाह। ये सम्मान राष्ट्रपति विकल्प ए द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी को। हाँ, ये तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये देश दक्षिण पूर्व एशिया में है और इसकी राजधानी का नाम दिल्ली है, जो दिल्ली से मिलता जुलता है। इस सम्मान का कूटनीतिक महत्व क्या है? तिमोर लेस्ते तो बहुत छोटा देश है, तो क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा है? आकार पर मत जाइए, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। तिमोर लेस्ते आसियान का सदस्य बनने की प्रक्रिया में है। वहां दूतावास खोलने की घोषणा करने वाला भारत पहले कुछ देशों में से एक था। ये सम्मान दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र के छोटे से छोटे देश के साथ भी अपने संबंधों को कितनी गंभीरता से लेता है। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का भी एक हिस्सा है। कूटनीति से अब दिल्ली की नौकरशाही पर आते हैं। सवाल Q81 है, कौन से IAS अधिकारी जनवरी 2025 में दिल्ली जल बोर्ड से दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO बने? हमारे विकल्प हैं ए संदीप कुमार सिंह, बी रवि झा, सी सचिन राणा और डी अजीमुल हक। सही जवाब है विकल्प डी अजीमुल हक, जो 2007 AGM यूट्स बैच के अधिकारी हैं। अजीमुल हक जी। ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल है, खासकर उस समय जब वक्फ बोर्ड खुद बड़े बदलावों से गुजर रहा है। और इसी बदलाव से जुड़ा हमारा अगला सवाल Q82 है। बिल्कुल। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पुराने वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर क्या करता है? विकल्प है ए UWMED एक्ट 1995, बी वक्फ एफिशिएंसी एक्ट, सी यूनिफाइड वक्फ रेगुलेशन एक्ट या डी मॉडर्न वक्फ गवर्नेंस एक्ट। इसका नया नाम है विकल्प ए UWMED एक्ट 1995। UWMED, इसका पूरा मतलब क्या है? UWMED का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अक्सर विवादों में रहा है। उन पर अवैध कब्जे और कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, ये सच है। क्या इस नए UWMED एक्ट का एक बड़ा मकसद उन विवादों को सुलझाना और इन संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना भी है? बिल्कुल, इस संशोधन के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, नाम में ही मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी जैसे शब्द हैं। इसका लक्ष्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना है, ताकि हर संपत्ति का रिकॉर्ड हो। पारदर्शिता लाने के लिए। जी। और पहली बार बोर्ड में महिलाओं के लिए भी जगह सुनिश्चित की गई है। ये वक्फ के संचालन के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश है। कानून और प्रशासन से अब शिक्षा की दुनिया में चलते हैं। जी। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। जी। सवाल Q83 है, हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत में महिला स्टेम स्नातकों का सबसे अधिक हिस्सा कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 35%, बी 43%, सी 50% या डी 28%। सही जवाब है बी 43%। 43%। हाँ, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। यह आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा तो शानदार है, पर इसमें एक विरोधाभास नहीं लगता? कैसा विरोधाभास? अगर 43% ग्रेजुएट महिलाएं हैं, तो हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इसरो जैसी जगहों पर लीडरशिप में उतनी महिलाएं क्यों नहीं दिखती?
क्या यहाँ लीकी पाइपलाइन की समस्या है, जहाँ महिलाएं डिग्री तो ले लेती हैं लेकिन करियर में आगे नहीं बढ़ पाती? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यही भारत की स्टेम कहानी का दूसरा पहलू है। अच्छा। इसे ही लीकी पाइपलाइन सिंड्रोम कहते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में ग्रेजुएट तो हो रही हैं, लेकिन सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों या वर्कप्लेस पर सही माहौल ना मिलने के कारण वे या तो नौकरी छोड़ देती हैं या फिर टॉप पोजीशंस तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। तो चुनौती अब सिर्फ शिक्षा देने की नहीं, बल्कि वर्कफोर्स में उन्हें बनाए रखने और आगे बढ़ाने की है। AISHE की रिपोर्ट ये अच्छा आंकड़ा तो देती है, लेकिन असल कहानी वर्कफोर्स के डेटा में छिपी है। शिक्षा के बाद अब एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर नजर डालते हैं। सवाल Q84 है, इस्लामिक शिखर सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? विकल्प है A इस्तांबुल तुर्की, B रियाद सऊदी अरब, C बाकू अजरबैजान या D बंजूल गैबिया। ये सम्मेलन विकल्प C बाकू अजरबैजान में होगा। बाकू में? जी। ये इस्लामिक सहयोग संगठन OIC द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, पर भारत के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है? OIC तो अक्सर कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। सही कहा। पारंपरिक रूप से OIC का रुख भारत के प्रति आलोचनात्मक रहा है। तो अब क्या बदला है? हाल के वर्षों में इसमें बदलाव आया है। UAE और सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली सदस्य देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। तो भले ही भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन संगठन के भीतर बदलते समीकरण भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। अब भारत के एक पर्यावरण अनुकूल पहल पर आते हैं। जरूर। सवाल Q85 है, किस रेलवे जोन ने ट्रेनों में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के लिए कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बेडरोल बैग की शुरुआत की? विकल्प A दक्षिण मध्य रेलवे, B पश्चिमी रेलवे, C उत्तरी रेलवे या D पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। यह पहल विकल्प D पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने की है, जिसका मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। जी। उन्होंने 15 अगस्त 2025 को 25 ट्रेनों में 40,000 ऐसे बैग वितरित करके इसकी शुरुआत की। ये बैग मक्के के स्टार जैसी प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं। और ये पर्यावरण के लिए बेहतर कैसे है? ये कुछ महीनों में मिट्टी में पूरी तरह घुल जाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, क्या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ट्रेनों तक सीमित एक सांकेतिक कदम है? या इसे पूरे देश में लागू करने की कोई ठोस योजना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है लागत और सप्लाई चेन। ये बायोप्लास्टिक बैग सामान्य प्लास्टिक से थोड़े महंगे होते हैं। हाँ, ये तो होता है। जब आपको रोजाना लाखों बैग चाहिए हों, तो लागत का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरी चुनौती है कि क्या हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में इन बैग्स का उत्पादन करने की क्षमता है। मतलब ये एक अच्छी शुरुआत तो है। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे देशव्यापी हकीकत बनाने के लिए लागत और उत्पादन दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। अब कुछ ऐसे तकनीकी विकास की बात करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं। अच्छा। सवाल Q86, किस भारतीय अस्पताल ने 286 किलोमीटर दूर से एक कार्डियक टेलीसर्जरी सफलतापूर्वक की? विकल्प है A एम्स दिल्ली, B मणिपाल अस्पताल जयपुर, C फोर्टिस गुरुग्राम या D अपोलो चेन्नई। ये कारनामा विकल्प B मणिपाल अस्पताल जयपुर ने कर दिखाया। जयपुर। जी। टेलीसर्जरी में सर्जन एक जगह बैठकर रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है। और वो रोबोटिक आर्म्स सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे मरीज का ऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। इसमें 5G तकनीक की भूमिका बताई जाती है, लेकिन 4G पर यह क्यों संभव नहीं था? 5G में ऐसा क्या खास है? यहाँ सारा खेल लेटेंसी का है। लेटेंसी? लेटेंसी का मतलब है कमांड देने और उस पर अमल होने के बीच लगने वाला समय। मान लीजिए सर्जन ने रोबोट का हाथ 1 सेंटीमीटर काटने का कमांड दिया। 4G में इस कमांड को 286 किलोमीटर दूर पहुंचने और रोबोट के हाथ तक जाने में कुछ मिलीसेकंड्स की देरी हो सकती थी। और दिल की सर्जरी में तो 1 मिलीसेकंड भी जानलेवा हो सकता है। हो सकता है हाथ 1 सेंटीमीटर की जगह 1.1 सेंटीमीटर कट जाए। 5G इस लेटेंसी को लगभग शून्य कर देता है। अच्छा। कमांड देना और अमल होना लगभग एक ही समय पर होता है। यही 5G को इस तरह के क्रिटिकल कामों के लिए गेम चेंजर बनाता है। वाह,
ये तो स्वास्थ्य सेवा का भविष्य ही बदल सकता है। बिल्कुल। और भविष्य की बात हो रही है तो परिवहन के भविष्य यानी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र भी जरूरी है। सवाल Q88 भारत का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? विकल्प A ICF चेन्नई, B RCF कपूरथला, C RDSO लखनऊ या D DMW पटियाला। इसे विकल्प C RDSO लखनऊ यानी अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन ने विकसित किया है। RDSO लखनऊ। जी, ये भारतीय रेलवे का R&D विंग है। ये ट्रेनें सचमुच में जीरो एमिशन है क्योंकि ये ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती हैं और धुएं की जगह सिर्फ भाप और पानी छोड़ती हैं। और अब शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ा एक सवाल। जी, किस मंत्रालय ने जुलाई 2025 में भारत की शिक्षा प्रणाली में AI को इंटीग्रेट करने के लिए SOAR कार्यक्रम लॉन्च किया? विकल्प हैं A शिक्षा मंत्रालय, B कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, C इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय या D नीति आयोग। ये कार्यक्रम विकल्प B कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हाँ, इसका मकसद सिर्फ स्कूली बच्चों को AI सिखाना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को AI के लिए तैयार करना है। शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, करिकुलम बनाना और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना। और विज्ञान के क्षेत्र में एक आखिरी सवाल कृषि से। सवाल Q90 भारत की पहली जीनोम एडिटेड चावल की किस्म DRR राइस 100 कमला किसने विकसित की? विकल्प हैं A ICAR IRR हैदराबाद, B ICAIRI नई दिल्ली, C ICAR CPRI शिमला या D ICAR NRC राइस। इसे विकल्प A ICAR IRR हैदराबाद यानी भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। जीनोम एडिटिंग ये GMO से कैसे अलग है? यह एक क्रांतिकारी तकनीक है। इसमें किसी बाहरी जीन को पौधे में नहीं डाला जाता, जैसा कि GMO में होता है। अच्छा, बल्कि पौधे के अपने ही DNA में कैंची की तरह एक बहुत ही सटीक बदलाव करके उसकी किसी कमी को दूर कर दिया जाता है या किसी खासियत को बढ़ा दिया जाता है। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे पैदावार 19% तक बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि हम कम जमीन, कम पानी और कम खाद में ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। ये तो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। निश्चित रूप से यह जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अंत में एक वैश्विक सूचकांक पर नजर डालते हैं जो हमारी तरक्की का एक आईना दिखाता है। सवाल 87 ऊर्जा पहुंच में सुधार के बावजूद भारत की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 की रैंक 2024 में 63वें स्थान से फिसलकर कितनी हो गई? विकल्प A 65वां, B 71वां, C 78वां या D 85वां। दुख की बात है कि हमारी रैंक फिसलकर विकल्प B 71वीं हो गई। ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। ये थोड़ा अजीब है। एक तरफ हम सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, फिर भी हमारी रैंक गिर गई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूचकांक सिर्फ पहुंच नहीं देखता। तो फिर क्या दिखता है? ये क्लासिक विकास बनाम स्थिरता की दुविधा को दिखाता है। हमने बिजली तो हर घर पहुंचा दी, लेकिन अगर वो बिजली आज भी बड़े पैमाने पर कोयले से बन रही है, अच्छा, हमारा पावर ग्रिड पुराना है और ऊर्जा की कीमतें आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा हैं, तो वैश्विक मानकों पर हम पिछड़ जाएंगे। समझ गए। ये रैंकिंग एक चेतावनी है कि सिर्फ बल्ब जलाना काफी नहीं है, बल्ब तक आने वाली बिजली हरी, सस्ती और भरोसेमंद भी होनी चाहिए। ये एक रिमाइंडर है कि विकास को समग्र होना चाहिए। तो आज हमने बजट सवाल इंदौर से जुड़ा है। इंदौर का जो 55,000 वर्ग फुट में फैला ग्रीन वेस्ट प्लांट है, वो ऑपरेशन और रखरखाव के लिए किस प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप करता है? और सही जवाब है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये प्लांट इंदौर की एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। वो तो है। इंदौर कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। जी, और ये प्लांट जो है वो पार्कों और सड़कों के किनारे से निकलने वाले कचरे जैसे पत्तियां और टहनियां को प्रोसेस करता है। मतलब जिस कचरे पर कोई ध्यान भी नहीं देता, उसे भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बिल्कुल। और तो और इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट मतलब गोबर्धन प्लांट वो भी है। ओह,
तो ये दिखाता है कि शहर कचरा प्रबंधन और सस्टेनेबिलिटी को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वाह। चलिए अब अगला सवाल खेल जगत से लेते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता? इसका जवाब तो हम सबको पता है, भारत। जी हाँ, भारत। और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा दक्षिण कोरिया, जिसे सिल्वर मेडल मिला। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है कि ये टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में हुआ। हाँ, ये वाकई एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि बिहार सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम और यहाँ तक कि खेल विश्वविद्यालय जैसी सुविधाओं में निवेश कर रही है। और अगर हम भारतीय हॉकी के बड़े परिदृश्य को देखें तो ये जीत ये बहुत मायने रखती है ना? निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतकर एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ब्राजील? हाँ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच रोटेट होती है। BRICS के क्रम में। सही जी। 2024 में रूस अध्यक्ष था, तो जाहिर है 2025 में ब्राजील की बारी थी। और इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा था ग्लोबल साउथ, यानी विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करना। अच्छा। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के नैतिक उपयोग पर चर्चा करना भी एक बड़ा मुद्दा था। तो भविष्य की क्या योजना है? अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? अगला मतलब 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में होने की संभावना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल पर आते हैं। मई 2024 का चाबहार पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भारत की कनेक्टिविटी को किस प्रमुख कॉरिडोर से जोड़ने में मदद करता है? इसका जवाब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी INSTC। चाबहार पोर्ट ये ईरान में है ना? जी, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, और इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। वो कैसे? देखिए, ये भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, मतलब उसे बाईपास करके, सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। अच्छा। और INSTC कोई छोटा मोटा रूट नहीं है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड से आपका मतलब है? मतलब इसमें जहाज, रेल और सड़क तीनों मार्ग शामिल हैं। ये भारत को ईरान, अजरबैजान, रूस और यहाँ तक कि यूरोप तक जोड़ता है। कमाल है। अगला सवाल भारतीय सेना के एक मिशन से जुड़ा है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके तहत C-17 विमान से तैनात 118 सदस्यीय शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल टीम का नेतृत्व किस एजेंसी ने किया? इसका नेतृत्व किया भारतीय सेना ने। और ये शत्रुजीत ब्रिगेड क्या है? शत्रुजीत ब्रिगेड के बारे में जानना जरूरी है। यह भारतीय सेना की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड है। ओह। यह आगरा में स्थित है और अपनी त्वरित प्रतिक्रिया मतलब क्विक रिस्पॉन्स के लिए जानी जाती है। तो ये मिशन किस लिए था? यह मिशन म्यांमार में मानवीय सहायता और आपदा राहत, जैसे हम HADR कहते हैं, उसके लिए चलाया गया था। और इसमें C-17 ग्लोबमास्टर विमान का इस्तेमाल हुआ? जी, जो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। अच्छा, अब एक और मानवीय मिशन की बात करते हैं, मिशन सागर। हाँ, 10 मई 2020 को शुरू हुए इस मिशन के तहत किन 5 द्वीप देशों को सहायता मिली? इसमें 5 देश थे, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के इन देशों को भोजन, दवाइयाँ, खासकर HCQ टैबलेट्स और आयुर्वेदिक सहायता पहुंचाना। इसके लिए कौन से जहाज तैनात किया गया था? इसके लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया था। और ये भारत की किसी बड़ी नीति का हिस्सा था? बिल्कुल, ये मिशन भारत की सागर नीति का हिस्सा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एकदम सही, क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। बहुत खूब। अब बजट से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। बजट 2025-26 में नेशनल जियोस्पेशल मिशन को शुरुआती तौर पर कितना आवंटन मिला? इसे शुरुआती तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले। 100 करोड़? ये रकम तो शुरुआती लग रही है। हाँ, रकम भले ही शुरुआती लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। वो कैसे? जियोस्पेशल डेटा का असल में इस्तेमाल क्या है? देखिए, इसका इस्तेमाल मैपिंग, शहरी नियोजन, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में होता है।
और इसे उस बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखिए कि भारत सरकार ने 2021 में भूस्थानिक डेटा से जुड़े नियमों को उदार बनाया था। हाँ, जिससे भारतीय कंपनियों को मानचित्र बनाने की अनुमति मिली थी। बिल्कुल। तो ये आवंटन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। समझ गया। चलिए, अब रक्षा सहयोग पर एक सवाल। नेपाल में आयोजित एक्सरसाइज सूर्य किरण के 18वें एडिशन में किस भारतीय सेना बटालियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही जवाब है 11वीं गोरखा राइफल्स। और ये सूर्य किरण अभ्यास क्या है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो बारी-बारी से दोनों देशों में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। तो ये एक तरह से दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक भी है। निश्चित रूप से ये अभ्यास भारत और नेपाल के गहरे संबंधों का प्रतीक है, जिसे अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। सही। अब आते हैं वन्यजीव संरक्षण पर। संयुक्त केरल तमिलनाडु नीलगिरी तहर जनगणना 2025 में किस राज्य में 1365 जीव दर्ज किए गए? इसका जवाब है केरल। केरल में 1365। तो तमिलनाडु में कितने थे? तमिलनाडु में इनकी संख्या 1301 दर्ज की गई। और ये नीलगिरी तहर, ये तमिलनाडु का राज्य पशु है ना? जी, और ये पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओहो। और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी लॉन्च किया है। बहुत अच्छी पहल है। और हमारा आखिरी सवाल भी संरक्षण से ही जुड़ा है। शेर गणना का 16वां चक्र किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ये 2025 में आयोजित किया जाएगा। 2025 में? और एशियाई शेर तो सिर्फ भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, सही है? जी, केवल गुजरात के गिर में। यहाँ कुछ खास बातें हैं। बताइए। इनकी गणना के लिए अब गुजरात वन विभाग सिंहावलोकन नाम का एक विशेष सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ। और पिछली गणना जो 2020 में हुई थी, उसमें शेरों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई थी। 29%? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। संख्या बढ़कर 674 हो गई थी। वाह। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL जो इस पर निर्णय लेती है जी, उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने भारत की गतिविधियों के एक बड़े कैनवस को देखा। चाहे वो शहर को साफ रखने की तकनीक हो, खेल में जीत हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका हो, या फिर अपनी अनमोल वन्य जीव संपदा को बचाने की कोशिश। और इन सभी अलग अलग खबरों में एक साझा धागा है। वो क्या है? ये धागा है भारत का अपने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और आत्मनिर्भर होने का प्रयास। मतलब चाहे वो क्षेत्रीय कूटनीति हो, रणनीतिक परियोजनाएं हो या पर्यावरण संरक्षण। हाँ, हर जगह एक स्पष्ट दिशा और एक इरादा दिखाई देता है। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। आज ये खबरें हमारे सामने हैं, लेकिन 5 या 10 साल बाद जब हम इसी तरह के सवालों को देखेंगे तो इनमें से कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा बदल चुकी होंगी? सोचने वाली बात है। क्या वो रणनीतिक गलियारे होंगे, पर्यावरण से जुड़ी तकनीक होगी, या संरक्षण के आंकड़े? ये तो वक्त ही बताएगा।